हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको यूनिट 4 डिजिटल प्रेजेंटेशन के सेशन 7, 8, 9, 10 और 11 के बारे में बताऊंगी। आपका जो टॉपिक है, सब्जेक्ट का नेम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड नंबर 402। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूनिट 7 में सबसे पहले है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रेजेंटेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे इसमें क्लिप आर्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम इसमें यूज़ करते हैं। जब उन ऑब्जेक्ट्स को हम इकट्ठा एक साथ यूज़ कर लेते हैं तो एक ग्रुप क्रिएट कर देता है, तो उसे ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ग्रुपिंग कैन हेल्प व्हेन यू वांट टू मूव, रोटेट और रिसाइज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। क्या इसका एक बेनिफिट क्या होता है, किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है कि अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मूव करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट और मूव करना, उसको मूव करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो वो एक साथ ही मूव हो जाएंगे। रीसाइज़ करना चाहते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ ही वो जो है मूव भी कर जाएंगे, रीसाइज़ भी हो जाएगा उनका। In a presentation, you can group objects such as a picture, clip art, shapes, text box. Once grouped, they are appear as a single objects. क्या होते हैं कि बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, क्लिप आर्ट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो उनका जब एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो उसे ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसका बेनिफिट हमें ये हो रहता है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। To group the graphical object, select all the objects that you want to group in the slide. जो भी हम अपनी स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, क्लिप आर्ट है, शेप है, टेक्स्ट है, उन सब को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद वो सारी की सारी हमारी स्लाइड्स पर आ जाएंगे। टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑब्जेक्ट, अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी चाहिए तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द स्लाइड, होल्ड डाउन द कंट्रोल की के ज़रिए एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द स्लाइड, और स्लाइड के अंदर हम उसको जाकर फॉर्मेट को डाल देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सारा का सारा जो हमारा स्लाइड है वो स्लाइड के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे भी जो है रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का जो इसके अंदर ऑप्शन है, ये देखो, ये ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का इसमें ऑप्शन आया हुआ है। इसमें ग्रुप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम। ग्रुप का यूज़ करके ये हमने जो है बहुत सारे टेक्स्ट एरो वगैरह ये हमारे दे रखे हैं, डिज़ाइन दे रखे हैं। उसके अंदर शेप्स जो हैं वो अलग अलग दे रखी हैं, शेप की आउटलाइन देनी है, उसे कुछ फील करना है, इफ़ेक्ट करवाना है, बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो इन फॉर्मेट्स का हम यूज़ इसमें ग्रुपिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट, क्लिक फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेट टैब है और ये फॉर्मेट टैब है, फॉर्मेट टैब का यूज़ करके हम जो है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाएंगे, उसमें से हम कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, अब इसमें दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, ग्रुपिंग, रीग्रुप, अनग्रुप। ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब होता है कि हम उसको ग्रुप करना चाहते हैं, और रीग्रुप का मतलब होता है कि हमने जो पहले से ग्रुपिंग की हुई है, अगर हमने उसको अनग्रुप कर दिया तो फिर दोबारा से रीग्रुप करना चाहते हैं। अनग्रुप का मतलब है कि हम उसे ग्रुपिंग नहीं देना चाहते हैं तो हम उसे अनग्रुप कर देंगे। तो ये 3 तरह के ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। इसमें कुछ फिलअप्स हैं, 3 टाइप्स के इसमें फिलअप्स हैं। ग्रुपिंग किसमें हेल्प करता है? रोटेट, रीसाइज और मल्टीपल इन अ प्रेजेंटेशन। द ग्रुप ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है? अरेंज ग्रुप के अंदर, जो कि फॉर्मेट टाइप के अंदर अवेलेबल होता है। 3 ऑप्शंस कौन कौन से इसके अंदर अवेलेबल होते हैं? ग्रुप, रीग्रुप और अनग्रुप। तो ये सिर्फ क्या है कि बहुत सारे जो इसमें जैसे क्लिप आर्ट्स हैं या कोई शेप्स हैं, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी शेप्स भी हमें इंक्लूड करनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशन के अंदर हमें क्लिप आर्ट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो अगर हम ग्रुपिंग में उसको करेंगे तो उससे क्या होगा, हम एक साथ हम उसे मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और उसे हम जो है रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। इसमें फिलअप्स थे जो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट सेशन है सेक्शन नंबर 8,
इंसर्टिंग स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट होता क्या है? स्पीकर नोट्स कैन बी शॉर्ट और द लॉन्ग टेक्स्ट दैट कैन बी यूज्ड एज द रेफरेंस बाय द प्रेजेंटर। प्रेजेंटर कौन होता है? जो कि प्रेजेंटेशन दे रहा है उसे हम प्रेजेंटर बोलते हैं। तो ये जो हम स्पीकर नोट्स उसके अंदर डालते हैं, नोट्स क्या होते हैं? क्योंकि जब भी हम जैसे बुक देखते हैं तो उसके अंदर छोटा सा एक नोट डाला होता है। नोट हमेशा जो होता है अप्रॉक्सीमेट वो छोटा ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि नोट में हमें ज़्यादा डिस्क्राइब करना पड़ता है तो वो लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते, क्योंकि नोट के अंदर हम कुछ टिप्स डालते हैं या कुछ जो है हमें इम्पॉर्टेंट मैसेज देना होता है, तो वही हम नोट्स के अंदर डालते हैं। तो प्रेजेंटर जो होता है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, जब वो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा है वाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, देन यू गिव अ शॉर्ट और द लॉन्ग टेक्स्ट एज अ स्पीकर नोट्स। We can help you to communicate specific points related to each slide and make the presentation effective for the audience। जो कि कई बार ऐसा होता है कि नोट हम एक ही जगह पे डालेंगे या हर एक स्लाइड पर डालेंगे, तो ये डिपेंड करता है प्रेजेंटर पर, वो किस तरह से नोट देना चाहता है, वो ऑडियंस को किस तरह से इफ़ेक्टिव लगना चाहिए। या तो जब हमारी सारी स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं, हमें कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है तो हम एक ही नोट डालेंगे या हमें हर एक स्लाइड पर देना है, वो डिपेंड करता है। Open a new slide using a presentation software and notes to particular slide. Select the slide and type the note in the click to add the notes area located at the bottom of the presentation software। क्या होता है, क्या बोला है उसने कि इसमें जो है हम प्रेजेंटेशन के अंदर क्या कर सकते हैं। उसने बोला कि प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद उसमें हम जो भी स्लाइड हमने लेआउट लिया है उसमें टाइप स्पीकर नोट्स हेयर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपना स्पीकर नोट्स डाल देंगे। ठीक है, तो वो जो स्पीकर नोट हम इसके अंदर डालेंगे, ये स्पीकर नोट हम बॉटम में डाल रहे हैं, मिड में डाल रहे हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको हम उसमें अपना कोई भी टाइप जो मैसेज करना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे, तो वो हमारी स्लाइड पर ओपन हो जाएगा। की थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट द स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स से रिलेटेड कौन कौन से जो हैं वो की थिंग्स, मतलब क्या क्या उसके अंदर हमें किस तरह से स्पीकर नोट्स को बनाना चाहिए। सबसे फर्स्ट है, दे शुड नॉट रीस्टेट द कंटेंट ऑफ ए स्लाइड। ठीक है, दे शुड नॉट रीस्टेट द कंटेंट ऑफ ए स्लाइड। जो कंटेंट हमने स्लाइड के अंदर डाला है उसको दोबारा से रीस्टेट नहीं करना है। स्पीकर नोट शुड सपोर्ट द कंटेंट ऑफ ए स्लाइड विद इन द डेप्थ इंफॉर्मेशन। जो हमारा स्पीकर नोट होना चाहिए वो हमारी स्लाइड से रिलेटेड होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो स्लाइड के अंदर टॉपिक ही नहीं है उसके अलावा हम कोई मैसेज दे रहे हैं, या उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, और उसकी डेप्थ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डीपली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो हम जो लिख रहे हैं वो एक्यूरेट है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से उसके अंदर हम स्पीकर नोट डाल सकते हैं। फिलिप्स में स्पीकर नोट्स आर गाइडेड टेक्स्ट यूज्ड बाय द प्रेजेंटर ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। स्पीकर नोट्स क्या है? एक गाइडेड टेक्स्ट है जो यूज़ करता है प्रेजेंटर ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। स्पीकर नोट्स जो है वो नेक्स्ट में शॉर्ट और लॉन्ग टेक्स्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, नोट्स पेज ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर, जो कि व्यू टैब के अंदर होता है। व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप के अंदर नोट्स पेज ऑप्शन अवेलेबल होता है, जहाँ पर जाकर हम अपने जो है प्रेजेंटेशन के नोट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन के अंदर हम अपना नोट्स डाल सकते हैं। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स का जैसे पहली स्लाइड में बताया वो ऑप्शन भी उसके अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है रिव्यू कंटेंट। आज मैं आपको सेशन 7, 8, 9 के बारे में बता रही हूँ। 10 और 11 के बारे में आज नहीं बता रही हूँ। 10 और 11 के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। तो रिव्यू कंटेंट के अंदर क्या है, यू शुड ऑलवेज रिव्यू द प्रेजेंटेशन एंड मेक द चेंजेस इफ़ रिक्वायर्ड बिफोर यूर प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस। क्या होता है कि मान लो हमने प्रेजेंटेशन बना ली है, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका रिव्यू लेना, उसे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमने प्रेजेंटेशन बना ली है अब उसके अंदर हम चेक करेंगे कि उसका रिव्यू देखेंगे कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं, उसके अंदर हमें
क्या और इंक्लूड करना चाहिए, या कुछ उसमें से डिक्रीज़ करना है, कुछ उसमें से हटाना है, उसमें नहीं हमें लेकर आना है, तो वो क्या, और वो सब देखना। और उसके अलावा अगर हम उसके अंदर कुछ और अच्छा ऐड करना चाहते हैं जिस वक्त हमने ऐड नहीं किया, तो वो सब भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। Presentation software includes options such as a spell check for correcting the errors in presentation. इसमें एक स्पेल चेक का ऑप्शन होता है। अगर मान लो हमारी कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ गई है तो उसके ज़रिए हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। It presented responsibility to check each and every point manually on each slide before attempting to make a presentation. और ये प्रेजेंटेशन बनाने वाले पे, प्रेजेंटर पे डिपेंड करता है कि उसे हर एक स्लाइड को, हर एक पॉइंट को वो किस तरह से वो चेक करना चाहता है। स्लाइड अटैम्प्ट करने से पहले, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले वो मैन्युअली उसे हर एक पॉइंट को चेक करेगा। तो इसके अंदर कुछ टिप्स दिए हुए हैं जो कि प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने से पहले वो देखेगा। सबसे पहला है नो योर टॉपिक। यू मे वांट टू चार्ज राइट इन एंड स्टार्ट यूजिंग द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। हाउ डू टू रिसर्च फर्स्ट एंड नो योर मटेरियल, थिंक थ्रू व्हाट एंड हाउ यू विल बी प्रेजेंट, get the comfortable with the matter. Before beginning the project on the computer, creating the presentation is easy part. The best classroom presentation are created by the people who are comfortable with what they are going to talk about. अब हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन देते टाइम हमें यही ना पता हो कि हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में नॉलेज ही ना हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रेजेंटेशन आती हैं जो डाउनलोडेड भी होती हैं, हमें पता ही नहीं होता उसके बारे में। तो हमें जो है उसके टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। हमने ऐसे नहीं है कि कोई भी हमने टॉपिक चूज़ किया, उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाई और हमने प्रेजेंट कर दी, नहीं, हमें उसके टॉपिक के बारे में अच्छे से डेप्थ में पता होना चाहिए। उसकी क्या स्टार्टिंग है, क्या एंडिंग है, उसे किस तरह से क्रिएट करना है। क्लासरूम प्रेजेंटेशन आर क्रिएटेड बाय द पीपल। देखिए, हम ये लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, अपने लिए नहीं बना रहे हैं, तो उनको जो है कंफर्टेबल लगना चाहिए। हम जो कुछ भी उनसे बात करेंगे, जो कुछ भी उन्हें समझाएंगे, उन्हें समझ आना चाहिए। तो हमें टॉपिक के बारे में अपना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ की फ्रेजेस अबाउट योर टॉपिक। गुड प्रेजेंट यूज़ जो गुड प्रेजेंटेशन होती है, यूज़ की फ्रेजेस का उसके अंदर यूज़ किया जाता है। की फ्रेजेस क्या होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज अगर हमें देने हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देनी है, टू यूज़ ओनली द टॉप 3 or 4 पॉइंट्स, मेक देम द सेवरल टाइम थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 3 और 4 पॉइंट्स में ही हमें अपनी प्रेजेंटेशन पॉइंट्स को जो है वो दिखाना है। हाईलाइट की पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी फॉर ऑडियंस टू रिमेंबर, ताकि वो उसे नोट कर सकें और उनके लिए याद करना, अंडरस्टैंड करना ईजी हो। कीप द पॉइंट एज ए शॉर्ट, और वो शॉर्ट पॉइंट होने चाहिए एज पॉसिबल। यूज़ द 5-6 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पॉइंट। नेक्स्ट है अवॉइड टू मच टेक्स्ट ऑन ए स्लाइड। Do not write your whole speech on the slide. The slideshow is meant to accompany your oral presentation. Summarize the content as a bullet point. Use the simple language and limit the number of bullets, 2 or 3 per slide. Bullets क्या होते हैं कि जैसे हम बहुत सारे पॉइंट्स देना चाहते हैं और पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 हम लिख रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट्स डॉट्स दे रहे हैं, तो उनको बुलेट्स बोलते हैं। तो वो जो बुलेट्स हैं, अगर हम पॉइंट्स जो देना चाहते हैं वो लिमिट में देंगे, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे, कम से कम पॉइंट्स यूज़ करेंगे, लिमिट में यूज़ करेंगे। उनकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम ओरल जो है सारा का सारा समराइज़ कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो ओरली हम बता रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, सारी की सारी स्पीच जो है वो हमारे को ऐसे नहीं है कि सीधा हम सिर्फ स्पीच लिख देंगे। अब जैसे मैंने आपको ये इफ़ेक्टिव वे बताने, टिप्स बताने, तो अगर मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करने की बजाय ऐसे ही बता दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो टिप्स हैं, ये बुलेट्स जो हैं हम यूज़ करेंगे, कम से कम लिमिट में लैंग्वेज यूज़ करेंगे, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। लिमिट द नंबर्स ऑफ स्लाइड्स।
हम स्लाइड्स जो उसमें दे रहे हैं यानी कि बहुत सारी हमने 100 आउट ऑफ स्लाइड्स दे दी हैं या 50 आउट ऑफ दे दी हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 50 प्लस दे दी हैं या 30 प्लस दे दी हैं, बहुत सारी जो है स्लाइड्स नहीं यूज़ करनी है। मिनिमम मैक्सिमम हमारे को जो है 15 to 20 स्लाइड्स ही यूज़ करनी है। टू मैनी स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन में कॉज यू टू रश टू गेट थ्रू दैम एंड योर ऑडियंस माइंड एंड पेइंग द मोर अटेंशन। जिससे क्या होगा, हम स्लाइड पे स्लाइड उनको दिखाते रहेंगे, उनको बोर करते रहेंगे। कई बार क्या होता है कि एक ही टॉपिक होता है, एक ही मैसेज कन्वे करना होता है, एक ही मैसेज बताना होता है और उसको हम कम से कम 4-5 स्लाइड्स में कन्वे कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सब कुछ नहीं करना है हमें। ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स का यूज़ नहीं करना है, उसमें कम से कम स्लाइड्स का यूज़ करना है, ताकि जो देखने वाला है, सुनने वाला है, वो जो है उसे अच्छे से, ऑडियंस जो है उसे अटेंशन में रहे, इधर उधर उसका ध्यान ना जाए। द चेंजिंग स्लाइड एंड व्हाट यू आर सेइंग आर द एवरेज एंड द स्लाइड पर मिनट इज़ अबाउट टू राइट इन ए क्लासरूम प्रेजेंटेशन। प्लान द लेआउट ऑफ योर स्लाइड। जो स्लाइड हम बना रहे हैं उसका पहले से हमारे माइंड में प्लान होना चाहिए। मेक योर स्लाइड ईजी टू फॉलो, पुट द टाइटल ऑन इट टॉप फ्रेजेस। हमें जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं उस टॉपिक का जो लेआउट है, जो भी उसका जो फ्रेज है, राइट साइड एंड द टॉप और द बॉटम, हमें उसे इस तरह से बनाना है कि जब हम उसे रीड करें तो टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट हम उसे रीड कर सके। कीप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नियर द टॉप ऑफ ए स्लाइड। और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम टॉप में देंगे। उसका जो डिस्क्रिप्शन देनी है वो हमें इस तरीके से देनी है, टॉप टू बॉटम, राइट लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ईज़िली हम उसे जो है फॉलो कर सकें। फैंसी नोट्स उसमें ज़्यादा नहीं देने, अवॉइड फैंसी नोट्स। मेक श्योर द fonts, designs and the colors are the consistent throughout the presentation. Do not use the different style or slide. Use the font that are the readable recommended fonts. यूज़ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ दैट इज़ ए रीडेबल इवन फॉर द। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स ही उसमें यूज़ करने हैं, हमें सिंपली फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं उसके अंदर। बहुत सारे भी यूज़ नहीं करने, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करने, लिमिट में यूज़ करने हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले यूज़ नहीं करने हैं, सिंपल यूज़ करने हैं। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं तो हमें ये नहीं है कि बहुत अच्छे जो हमें अलग सा डिज़ाइन लग रहा है वही सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए, और ऐसा लगना नहीं चाहिए कि बहुत ही एफर्ट जो है उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। यूज़ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हमें तभी यूज़ करना है जब वो ज़रूरत है। कोई की पॉइंट्स हम दे रहे हैं, कोई मेन पॉइंट्स हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तभी हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे मैंने इसमें पॉइंट्स बताने के लिए रेड कलर का यूज़ किया है, अंडरलाइन का यूज़ किया है, तो ये सब जो है हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें हाईलाइट करना है किसी पॉइंट को। यूज़ कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग कलर फॉर द टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के लिए कोई कलर देना चाहते हैं, टेक्स्ट को अलग से कलर देना चाहते हैं, तो मिक्स ऑर्डर टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड रिव्यू टू चेक इफ़ द रीडेबल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। डार्क, कई बार ऐसा होता है, अब जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, अगर मैं ये ग्रीन ही कलर की जो है टेक्स्ट यूज़ कर दूँगी, कलर के लिए, टेक्स्ट के लिए वही ग्रीन कलर यूज़ कर दूँगी, ऐसा लाइट सा कलर यूज़ कर दूँगी, लेकिन क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन का जो कलर है, वो जो कलर है प्रेजेंटेशन का, वो कलर जो है वो डार्क, अगर लाइट है तो हमें डार्क यूज़ करना है, अगर डार्क है तो हमें लाइट यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें उसे यूज़ करना है। यूज़ द रीजनेबल मिक्स ऑर्डर टेक्स्ट कलर एंड द बैकग्राउंड प्रीव्यू टू चेक if it is the readable without any difficulty. Dark text on a light background is usually the best as the combination of a maximum visibility, ताकि देखने वाले को easy रहे। Your slide color scheme consists throughout your presentation। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई भी यूज़ करनी है प्रेजेंटेशन के अंदर, कोई बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड के अंदर अगर हमें कलर यूज़ करने हैं तो हमें उसी तरीके के कलर यूज़ करने हैं जिस तरीके के इसमें जो है हमारी स्लाइड होंगी। अगर हमारी स्लाइड जो है वो लाइट है तो हमें टेक्स्ट जो है वो डार्क कलर की यूज़ करने हैं, अगर हमारी स्लाइड जो है डार्क कलर की है तो हमें लाइट कलर के टेक्स्ट यूज़ करने हैं। यूज़ ए स्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट टू कीप योर प्रेजेंटेशन लुक कंसिस्टेंट। यूज़ ए सिंगल बैकग्राउंड ऑन ए स्लाइड, डू नॉट यूज़ द मल्टीपल बैकग्राउंड। हमें सिंगल बैकग्राउंड का यूज़ करना है, उसके अंदर बहुत सारे बैकग्राउंड का यूज़ नहीं करना है। प्लेजेंट, जैसे हम टेम्पलेट्स क्या होते हैं,
pleasant template or a style that do not use the different style at the 4 different slides. हम 4 डिफरेंट स्लाइड्स के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं करना। टेम्पलेट्स होते हैं जो पहले से बनी हुई स्लाइड्स होती हैं, वो पहले से फॉर्मेट बने हुए होते हैं। ये नहीं कि हम अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है उसके अंदर, सिंपली यूज़ करने हैं डिज़ाइन। एनिमेशन और ट्रांजैक्शन, पिछले जो स्लाइड्स हैं, पिछली सेशंस हैं, उसमें एनिमेशन और ट्रांजैक्शन का टॉपिक आ चुका है। एनिमेशन और ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? एनिमेशन और ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मेट्स बने हुए होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। एनिमेशन और ट्रांजैक्शन का यूज़ हम अपनी स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम एनिमेशन और ट्रांजैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो इंजॉय कर सके प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटर है वो इस तरह से उसे बनाए कि ऑडियंस जो है उसे वो इंजॉय कर सकें। इन एवरी प्लेस दैट यू कैन यू, ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत सारी एनिमेशन उसके अंदर लगा देनी है, ऐसा नहीं है। हमें जो है कुछ मिनिमम जो है उसके अंदर एनिमेशन और ट्रांजैक्शंस का यूज़ करना है। Presentation 2 or the 3 times before making a presentation. This can help in reducing or eliminating error in it. हमें प्रेजेंटेशन को रिव्यू ज़रूर करना है 2 to 3 टाइम प्रेजेंट करने से पहले, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी एरर्स जो है वो बाद में पता चलेगी, जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें प्रेजेंट करने से पहले उसका रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं सारे इंक्लूड करने हैं। रिमूव ए रिलेवेंट कंटेंट सच एज इमेजेस ऑफ क्लिप आर्ट टर्म्स और द सेक्टर इफ़ दे आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत सारे उसके अंदर क्लिप आर्ट्स इमेजेस यूज़ नहीं करने अगर रिक्वायर्ड नहीं है। थैंक यू सो मच। ये मैंने आपको 7, 8, 9 जो है सेशन के बारे में बताया। 10, 11 के बारे में भी मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन वो बहुत टू मच हो जाएगा, वो ज़्यादा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको 10 और 11 सेशन के बारे में बताऊँगी। तो अभी मैंने आपको 7, 8, 9 स्लाइड्स के बारे में बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये सारी जो स्लाइड्स हैं, अब नेक्स्ट जब ये सेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको जस्ट रिव्यू दे रही हूँ, कंसेप्ट के बारे में क्लियर कर रही हूँ। फिलअप्स हैं, फिलअप्स अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ये फिलअप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।